सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इमरान खान की हुकूमत मुल्क में तब्दीली लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अप्रैल का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की काबीना के लिए हमेशा तब्दीली जरूर लेकर आता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1 अप्रैल 2019 में आया। पहले वजीर खजाना असद उमर ने अपनी वजारत से 8 माह बाद इस्तीफा दिया और फिर वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना की अहम वजारतों में तब्दीलियां करके वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान दे दिया और खुसूसी मुशीर बराए इत्तलात की जिम्मेदारी फिरदौस आशिक आवान के सुपर्द की गई। तो मुस्ताफ़ी होने वाले वजीर खजाना असद उमर की सीट पर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को मुशीर खजाना मुकर्रर किया गया। गुलाम सरवर खान को वजारत पेट्रोलियम से अलग करके एविएशन डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। एजाज अहमद शाह को वजीर दाखिला का ओहदा दे दिया गया और साल गुजरा, फिर 2020 का अप्रैल आया और तहरीक इंसाफ हुकूमत की वफाकी काबीना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। खुसरो बख्तियार और हम्माद अजहर समेत कई वफाकी वुज़रा के कलमदान तब्दील किए गए। अभी कुछ दिन पहले ही महंगाई कंट्रोल ना करने पर वजीर खजाना हफीज शेख को हटाकर उनकी जगह हम्माद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक मरतबा फिर वुज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए और तकरीबन 3.25 साल के अरसे में शौकत तरीन को चौथा वजीर खजाना मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस अहम ओहदे पर पहले ही 3 बार तब्दीलियां कर चुकी है। ये ओहदा सबसे पहले असद उमर के हिस्से में आया था और उनके बाद उन्हें हटाकर अब्दुल हफीज शेख को फिर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और फिर हम्माद अजहर को यह वजारत सिर्फ 18 दिन पहले दी गई और आज उनको भी हटा दिया गया। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जब हम्माद अजहर से काम लेना ही नहीं था तो उन्हें सिर्फ चंद दिनों के लिए लगाया ही क्यों गया? क्या वो वाकई इस वजारत के लिए अहल नहीं थे या फिर भारत से तिजारत बहाली का ऐलान उनकी वजारत जाने की वजह बना? नए वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कौन है, जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शौकत तरीन मुशीर बराए खजाना मुकर्रर हुए। 2009 में उन्हें सेनेट की नशिस्त पर कामयाब करवाकर वजीर खजाना बनाया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौर में मुआशी बहरान की वजह से जब ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई तो शौकत तरीन ही थे जिनकी कोशिशों से उनकी कोशिश काम आई और पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिला, वर्ल्ड बैंक से फंड्स मिले और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सहारा मिल गया। मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने रेंटल पावर प्लांट्स लगाए। 2009 में उस वक्त की ऑपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने RPPs का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। शौकत तरीन RPPs के मुआहदों की मंजूरी का इल्जाम लगा और नैब ने 2014 में यह मुकदमा दायर किया। मुकदमे में मुलजमान पर कानूनी फीस के तौर पर अदा किए गए 61 लाख रुपए के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद किया गया था और शौकत तरीन उस केस के एक मुलजिम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिका हुकूमतों के मुआहदों पर तनकीद करती है, उन्हें पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार भी कहती है। तो अब जिन लोगों ने ये मुआहदे किए वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इतने प्यारे कैसे हो गए? शौकत तरीन वजारत मिलने से पहले हुकूमत से इन केसेस को खत्म करने का मुतालबा भी कर चुके हैं, पर आकर वो कह चुके हैं कि जब तक नैब का मामला क्लियर नहीं होता उस वक्त तक वो कोई ओहदा नहीं ले सकते। तो क्या उन्हें वजीर बनाने के लिए हुकूमत ने उनके मुतालबात मान लिए? क्या नैब के केसेस उन पर से आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और फिर शौकत तरीन इस मुल्क के लिए आने वाले दिनों में क्या मईशत को सही डगर पर डाल पाएंगे, वो कर सकेंगे जो कि इससे पहले असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर नहीं कर पाए? क्या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ उनकी हो सकती हैं और अब आगे मुल्क की मईशत किस तरह चलेगी? इसी पर आज पहले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं, राजा बशार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं और या मकबूल जान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों की इजाज़त से राजा बशार साहब से हुकूमत से ही शुरू कर लेते हैं। राजा साहब, ये वजह क्या है शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने की? अभी 18 दिन तो हुए थे, हम्माद अजहर साहब को लगाया गया था, क्या वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है? देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं ये तो उनका स्वाभिदी इख्तियार है कि वो अपनी टीम में किन लोगों को लेकर चलते हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि वो जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर नजर रखें और उनकी कारकर्दगी अगर उनके इत्मीनान के मुताबिक नहीं है तो वो उसमें तब्दीली कर सकते हैं। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि ये भी उनका इख्तियार है कि जिस शख्स को मुनासिब समझे, जिस अहदे के लिए मुनासिब समझे,
जिस मनसब के लिए मुनासिब समझे उसका इंतखाब करें। अब ये जो अभी आपने फरमाया और डिफरेंट एंगल से आपने बात की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको एक बात से जरूर इत्तेफाक करना चाहिए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है वो किसी लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी आपने खुद ही रेंटल पार्क के हवाले से भी बात की, आपने खुद ही मईशत के हवाले से भी बात की और उन तमाम मसाइल कई आपने खुद इशारतन निशानदेही की कि माजी में जिनका हमारे मुल्क को सामना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत इन तमाम मसाइल से निपट रही हो, ये उसी को पता होता है कि फील्ड में हमने कैसे डिलीवर करना है। जिन हालात से ये मैं समझता हूँ कि एक अरसे से हम गुजर रहे हैं, ये कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है। हुकूमत जो है कर्जों में फंसी हुई है, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उनके असबाब भी आपको मालूम है कि उसका सबब क्या है, वो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। तो ये तमाम मसाइल ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि जिनसे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब तगोदो कर रहे हैं और उस तगोदो के दौरान अगर वो किसी वक्त उन्हें अपनी टीम बदलने की जरूरत महसूस होती है तो ये उनकी स्वाबदीद है। सही, लेकिन राय साहब, खान साहब इख्तिदार में आने से पहले बताया करते थे कि बड़ी परफेक्ट टीम उनके पास मौजूद है और वो आएगी और फिर यहाँ पर तमाम मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। इसका मैं जवाब आपसे लेता हूँ। राय साहब की टीम बन क्यों नहीं पा रही? जरा मैं दीगर मेहमानों को भी पहले इस पर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, इन बार बार की तब्दीलियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सोच हो सकती है वज़ीर आज़म की इसके पीछे? जब किसी भी वज़ीर की वज़ारत को तब्दील किया जाता है, उसे दूसरी वज़ारत दी जाती है, क्या उसके पीछे उसकी बेहतर कारकर्दगी होती है कि दूसरी वज़ारत में भी वो बेहतर परफॉर्म करेगा, या फिर उसको उसकी ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाकर दूसरी वज़ारत दे दी जाती है? कामरान साहब, कन्फ्यूजन है कैप्टन के माइंड में और उसके ख़ुद जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए कि जितने भी लोग थे, हफीज़ शेख साहब या बेहतरीन साहब आ गए या और बहुत सारे इनकी कैबिनेट में लोग, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के पहले से आजमाए हुए मोरे थे या हैं, और जब वो आजमाए हुए थे तो कम से कम किसी न किसी हद तक वो अपने कामों में ट्रेंड थे। मगर असल मसला उनमें शायद इतना नहीं होगा जितना मसला जो है ना वो कैप्टन में है। कैप्टन जो है वो उनको जो है ना उनसे सही काम नहीं ले पा रहा और अब कैप्टन अपना इल्ज़ाम जो है वो उनके सर पे रख रहा है और उनको बार बार तब्दील कर रहा है। तो एक आजमाइश के तौर पे कैप्टन को तब्दील करके देखते हैं। जिस वक्त कैप्टन तब्दील होगा तो आप ये देखिएगा कि मामला जो है ना अगर 100% बेहतर नहीं होंगे तो कम से कम 10% तो बेहतर हो जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। तो प्रॉब्लम जो है ना वो जो जहाँ पे हैं वो हम वहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि इधर उधर जो है ना वो टामक टुइयाँ मार रहे हैं। तो ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट की इनकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी मुल्क को मज़ीद तबाह करते जाएँ। हो रहा है मुल्क तबाह, 3 सालों में तबाही आई है। पहले कहा गया कि जी नैब के जो कन्विक्टेड पर्सन है वो नहीं आएंगे, अब या जिनके ऊपर केसेस हैं वो नहीं आएंगे। फिर इसमें एक आध ड्रामा भी एक आध वज़ीर के हवाले से किया गया या मुशीर के हवाले से किया गया। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी जब तक मेरे अगेंस्ट केस होगा मैं वो नहीं वो करूँगा। फिर दिन जो है ना वो आ गया, उन्होंने टेक ओवर कर दिया। तो ये सारे का सारा जो है ना ये कन्फ्यूजन है माइंड में उस शख्स के जो इनको ले कर चल रहा है। उस कन्फ्यूज आदमी को जो है ना वो फारग करना होगा। जिस दिन वो फारग होगा मामला सीधे हो जाएंगे। सही। तो अब और ये साहब ये बताएं कि अब जो बात कर रहे हैं इस वक्त कामरान साहब के, ये कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत है या कैप्टन जिस स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं कि हर चंद माह बाद एक बड़ी तब्दीली सामने आ जाती है, तो फिर ये स्ट्रेटजी सही है कि जो परफॉर्म नहीं करता उसकी वजारत बदल दी जाए, लेकिन वो काबीना से बाहर नहीं होता भी है तो थोड़े से बाद वापस आ जाता है। फिर क्या इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे? और ये सब देखिए, ये कैप्टन का मसला नहीं, ये सिस्टम का मसला है। आप 1947 से लेके अपने फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टरों के नाम तो गिने, आपको 500 के हाउस में, खा नवाज शरीफ का हाउस हो, खा गिलानी का हाउस हो, खा बेनज़ीर का हाउस हो, आप खा किसी का और का हाउस हो, आपको एक बंदा नहीं मिलता फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए। कोई अमेरिका से लेके आता है, कोई उसको अपना एम्बेसडर होता था जो उसका भाई बाबर अली का भाई, उसको लेके आता है, कोई शुएब को लेके आता है, कोई वी ए जाफरी को लेके आता है। भाई क्या हैं आप? दुनिया में ये तय हो चुका हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये डिलीवर नहीं कर पाता, इसलिए कि आपके अपने मसाइल होते हैं। आपकी पूरा का पूरा हाउस से आपका टैक्सेशन सिस्टम बनाने नहीं दे सकता।
आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ एग्रीकल्चर टैक्स लगेगा? आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो अगर बेशक यहाँ से जो बाइडेन ला के बिठा दे और वो आपके पाकिस्तान के हॉल रोड के ताजरों के ऊपर आके वो उनको बुक्ड इकॉनमी में ले आएगा? कैसे लेके आएगा? वो वोट देते हैं भाई, वो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं भाई, वो आपका इलेक्शन का खर्चा उठाते हैं भाई। आपने 97% इस वक्त मुल्क ऐसे हैं दुनिया के कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से निकल चुके हुए हैं और उन्होंने 97 जो हैं और उन्होंने बकायदा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी हुई है। हम अभी तक वही घिसट रहे हैं जो अंग्रेज हमें दे गया था। जिस बंदे को उसने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, जिस के दादे को उसने मुराद दी थी, उसका बकायदा उसने नंबरदार लगाया था, उसको बकायदा उसने रेजिडेंट मैजिस्ट्रेट लगाया था, उसको बकायदा उसने ऑनरी कैप्टन लगाया था, बकायदा उसने उसकी बड़ी शानदार किस्म की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी थी। खा वो नून था, खा टवाना था, खा वो कहीं का सरदार था, खा वो वडेरा था, वो खत्म, डेट्स ऑल। वो चल रही है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुझे नाम बताएं ना इसे एक बंदा जो जिसने जिस प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर ने डिलीवर किया हो और जो जीत के आया हो इलेक्शन। एक भी नहीं है। 70 साल का रोना तो यही है। और आपका मैशत नहीं चलेगी, आपकी बाकी मिनिस्टर तो कुछ नहीं है। और ये सब ये आप हमाद अजहर साहब तो इलेक्टेड मेंबर ही है ना, और उनको लगाने के बाद तौजी भी ये पेश की गई थी, ये चूंकि इलेक्टेड मेंबर हैं तो ये आवाम दोस्त पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन अब ये सिर्फ 18 दिन बाद इनको तब्दील कर दिया गया। इनको अगर वक्त मिलता तो इनकी कारकर्दगी सामने आती कि ये फेल हुए, पास हुए, लेकिन इलेक्टेड मेंबर को मौका ही नहीं दिया गया। अवाम दोस्त बन नहीं सकती, वोटर दोस्त होती हैं, मोनोपोली दोस्त होती हैं। अवाम दोस्त यही होगी ना कि एक बंदा जो कि वहां पर पान वाला है लाहौर में, वो पान वाला जो है 50,000 रुपया रिश्वत देगा उसको, अपना उसको क्या नाम है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, लेकिन 20,000 रुपया टैक्स दे के वह नाम दाखिल कराएगा। और नाम दाखिल कराने जाएगा तो आपका MPA बैठ जाएगा। उसने कहा सर क्यों जाते हो बुक्ड इकॉनमी के लिए? मुशर्रफ फेल हो गया। परवेज मुशर्रफ ने अपनी पूरी आर्मी की टीम भेजी थी मुल्तान के अंदर, जाके इसकी इकॉनमी को बुक करो, नहीं फेल हो गया क्योंकि आ गया था सारे चक्कर के अंदर, वोटिंग के और बाकी सारे इस मामले के अंदर। आपका सिस्टम ही नहीं है। मुझे नाम बताएं एक 70 साल से लेता है पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा इलेक्ट होकर आया हो और उसने डिलीवर किया हो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। सही। तो तारिक बशीर चीमा राजा बशारत साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो मिनिस्ट्रीज तब्दीली होती है इसकी, ये सिर्फ आप लोग अपने मिनिस्टर्स को तब्दील करते हैं? खान साहब हमेशा अपनी जमात के लोगों को तब्दील करते हैं, जो आपके इत्तेहादी जमातें हैं उसमें MQM शामिल है, फ़रूक नसीम साहब कानून की मिनिस्ट्री, फिर IT मिनिस्ट्री भी MQM के पास है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब के पास मिनिस्ट्री मौजूद है, उनको ही तब्दील किया जाता। तो ये क्या वजह है कि सिर्फ अपने ही लोगों में ये तब्दीली आप लोग करते रहते हैं? नहीं, आप तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं ना। आप तो एक फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला होना चाहिए कि अगर अपना बंदा बदले साथ ताजियों का बंदा भी बदल दें, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। मैं समझता हूँ कि जिस तरह जो अभी फरमाया है हमारे भाई कामरान साहब ने कि अगर हम अपना मुआवजना जो है बाकी वज़राए आज़म से इमरान खान का करें तो आपको इस बात फर्क नजर आता है। और इतनी आसानी से ये कह देना कि इमरान खान में अहलियत नहीं है या कप्तान की अहलियत नहीं है, कप्तान डिलीवर नहीं कर रहा है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है जनाब। और यह मकबूल जान साहब की बात में बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बात होती है सिस्टम की। अगर सिस्टम डिलीवर कर रहा हो तो चीजें डिलीवर करती हैं। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि खास तौर पर मैं वजारत खजाना के हवाले से कहूँगा कि हमने अपने मुल्क को इतने जंजीरों में जकड़ लिया है कि यहाँ कोई भी आएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको तगोदो करनी पड़ेगी और इसी तगोदो में इमरान खान साहब लगे हुए हैं और उसी एक जो मैं समझता हूँ कि एक बहरान जो है उसमें फंसे हुए हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा बशार साहब, इसका मतलब आप ये पेशगोई कर रहे हैं कि शौकत तरीन साहब भी नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, चंद महीनों बाद फिर उनको भी तब्दील करना पड़ेगा? सर ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स एक जगह डिलीवर नहीं करता या कप्तान ये महसूस करता है कि उससे बेहतर कोई कर सकता है, इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? आपने फरमाया कि इत्तेहादियों को क्यों तब्दील नहीं किया जाता। अब अगर इत्तेहादी को डिलीवर कर रहा है तो उसको फार्मूले के तहत ये लाजिम है कि अगर PTI का कोई वजीर तब्दील होगा तो PMLQ का भी होना चाहिए। तो राजा बशार साहब, इसका मतलब इत्तेहादियों के वजीर डिलीवर कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फरूक नसीम साहब डिलीवर नहीं कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इसका मतलब डिलीवर नहीं कर रहे हैं। बेहतर इस मिनिस्ट्री के लिए कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। इसका मतलब राजा बशार साहब, आपकी बात का मतलब ये निकल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए बार बार उनको तब्दील किया जाता है। देखिए आप बिल्कुल मैं समझता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से न लें। मैं ये नहीं कह रहा
तहरीक इंसाफ के वज़रा क्यों नहीं अपना डिलीवर कर रहे? अच्छा, डिलीवर कर रहे हैं। उमर अयूब साहब ने डिलीवर किया। जरा राजा बशार साहब थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर चले बात करते हैं। उमर अयूब साहब ने जब तवानाई की मिनिस्ट्री संभाली तो गर्दिशी कर्जा 1200 अरब था। अब जब उनको तब्दील किया गया, ये कर्जा बढ़ते हुए डबल से भी ज्यादा हो गया, 2500 अरब हो गया। तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया, और इसके बाद अब उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे और मुझसे बेहतर फैसला हालात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब कर सकते हैं, क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। उनको पता है कि किस खिलाड़ी को कैसे खिलाना है, और उनको सारी चीजों की जिम्मेदारी उन पर है। अगर सिस्टम फेल होता है, सिस्टम डिलीवर नहीं करता, तो इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब है। तो इन सारी चीजों को उन्हें मद्देनजर रखना पड़ता है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर वो एक मनसब के लिए किसी मुनासिब शख्स के चुनाव करते हैं, तो उसको इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि नाकाम। मैं समझता हूँ कि अगर बिलफर्ज जिसमें आप फरमा रहे हैं, ये ले लिया जाए कि एक वजीर को तब्दील करके फिर दूसरा महकमा ठीक है, जब भी ये तब्दीली होती है। लेकिन राजा बशार साहब, जाहिर है कि आप और आपकी जमात, जाहिर है क्योंकि वजीर आजम का उसका दिफा करते हैं। जब हम्माद अजहर साहब को लाया गया था, उस दिन भी शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हम्माद अजहर साहब की खूबियां गिनवाई थी। लेकिन अब सिर्फ 18 दिन गुजरे हैं, अब शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है। अब जाहिर है काबीना मेंबरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा वो आएंगे, शौकत तरीन साहब की खुसूसियात बताएंगे। चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। चौधरी साहब, अब ये आज जो काबीना में ये तब्दीलियां सामने आई हैं, इसको आप और पीपल्स पार्टी किस नज़र से ले रहे हैं? खान साहब का बेहतर फैसला है, हम्माद अजहर साहब को 18 दिन बाद हटा दिया गया, शौकत तरीन साहब आपके अपने दौर में भी परफॉर्म कर चुके हैं, अब वो मुल्क की मईशत को लेकर दुरुस्त सिमत में चल सकते हैं? चौधरी साहब देखिए, अगर शौकत तरीन परफॉर्म कर रहे होते तो हम क्यों हटाते? वो बेसिकली बैंकर है, उन्हें मईशत का नहीं पता। वो एक बैंकर की हैसियत से, और मेरे नजदीक बैंकर और जो ये जो हिसाब किताब करने वाले होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो कभी अच्छे मईशतदान नहीं होते। क्योंकि मईशतदान जो है वो विजनरी होता है। वजीर खजाना जब तक विजनरी नहीं होगा तो वो तो हर वक्त हिसाब किताब के चक्कर में पड़ा रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो असल इशू है, ये आज सारी पीटीआई और ये सारे ये आर्गूमेंट ले आए हैं कि कप्तान को बेहतर पता है उसने कहाँ पे खिलाना है। अगर मसला सिर्फ वज़रा तक हो तो हम समझें कि बिल्कुल चलो ठीक है, एक वजीर को इधर कर दिया, दूसरे को उधर। अब देखिए 3-3, 4-4 इनकी वजारतें तब्दील हो गई, चलो उसको छोड़ देते हैं। जरा ये पंजाब पे आ जाए, अभी राजा बशार साहब हैं, राजा साहब के मुतालिक लोग सारे कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। 5 आईजी 6 आईजी आपने तब्दील कर दिए, 5 से 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं, कितने होम सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं, कितने आपने एजुकेशन सेक्रेटरी तब्दील कर दिए हैं। जरा सेंटर में चले जाए, कितने आपने ये 5वां एफडीआर का चेयरमैन लगा दिया आप। तो कोई किसी जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम नहीं चल पा रहा। कभी आप वजीर तब्दील कर देते हैं, कभी आप ब्यूरोक्रेसी को देखें। ब्यूरोक्रेट तो वो पढ़े लिखे और वो वहां से आते हैं जो बिल्कुल एक ट्रेड लोग होते हैं। तो सब इन तब्दीलियों को हम अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में लें कि अकाउंटेबिलिटी है इसलिए तब्दीलियां होती हैं, या फिर ये लैक ऑफ कैपेबिलिटी है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बुनियादी तौर पर सिस्टम नहीं चल पा रहा। तो जब सिस्टम नहीं चल पा रहा तो जरा ऊपर वालों को तब्दील करके देख लें। जो बेसिकली पॉलिसी होती है हुकूमत की, जिसको चलाना होता है। अगर आप टेक्नोक्रेट लेते हैं, यही शौकत तरीन था जिससे एनएफसी अवार्ड करवाया, यही हफीज शेख था जिससे 50% तनख्वाहें बढ़वाई। ये शौकत तरीन तो हफीज शेख तो 10% तनख्वाहें बढ़ाने पे मरना शुरू हो जाते। तो ये नहीं होता, हुकूमत की पॉलिसी होती है। इसका मतलब है हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और जब पॉलिसी नहीं तो आप इसको कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं? तो अल्टीमेटली जिन्हें तब्दील करने की जरूरत है वो पंजाब में बुज़दार को तब्दील करने की जरूरत है और सेंटर में इमरान खान को तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बगैर आप और तब्दीलियां ये रोज करते चले जाएंगे, लेकिन जाहिर चीज डिलीवर नहीं कर पाएगी। सही, लेकिन चौधरी साहब जाहिर है कि अब अवाम ने ये 5 साल का मैंडेट दिया। अब इसमें जो वजीर आजम चूंकि सरबराह हैं हुकूमत के, अब उनके हाथ में है कि वो किसको कब कहाँ किस पोजीशन पर खिलाना चाहते हैं, और फिर उनकी जमात के लोग उनको डिफेंड भी जाहिर करते हैं। कामरान साहब, अब ये सूरत हाल जाहिर राजा बशार साहब भी कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल पाता, औरिया साहब ने भी सिस्टम की बात की। आप लोग चाह रहे हैं कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तब्दील कर दिया जाए। तो ये 2 साल का अरसा है, ज़रा गुजारें, देखें आगे क्या हालात बनते हैं। हो सकता है शौकत तरीन साहब कुछ बेहतर फैसले करें और मुल्क की मईशत एक बेहतर सिमत में चल सके।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी बड़ी कामरान साहब से जरा मैं सवाल करके आपकी तरफ आता हूँ। जी कामरान साहब, आप खुद बता रहे थे ना, आप खुद बता रहे थे कि गर्दिशी कर्जे जो है ना 1200 अरब से 2500 अरब हो गए जी। तो ये अगर इसके बाद जो है ना ये 5000 अरब हो गए तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद उमर अयूब साहब को इक्तिसादी उमूर का कलमदान दे दिया गया। मुल्क बर्बाद हो रहा है इसमें इस तरह से। और फिर अगर पब्लिक लाई है, अगर अवाम लाई है तो फिर तो चले शायद बर्दाश्त कर भी लेते। अब इसके बाद तो सवालात उनकी तरफ भी खड़े हो गए जो इनको लाए हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लग गई है। तो ये इस तरह से मुल्क ख़राब हो रहा है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब आके कहा जा रहा है कि जी नहीं सिस्टम ख़राब था। जब ये आए थे उस वक्त इन्होंने क्या कहा था? उस वक्त कितने दिन मांगे थे? 90 दिन मांगे थे, 100 दिन मांगे थे। कहा था 200 अरब डॉलर्स आ जाएंगे, 100 अरब डॉलर्स जो है लोगों के जिनके कर्जे हैं उनके मुंह पे मारने के लिए, और एक बाकी 100 अरब डॉलर जो ना हमारे मुंह पे मारने के लिए। ना इनके पास हमारे मुंह पे मारने के लिए कुछ है, ना जिनके कर्जे देने उनके मुंह पे मारने के लिए, बल्कि अब तो अपने मुंह पे जो ना अपने मुंह को पीट रहे हैं लोग बैठ के। 18 दिन के अंदर कभी मिनिस्टर, आपने फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली, मेरा ख्याल है दुनिया में मासवा इसके कि कोई हादसे में किसी में मर जाए, इसके अलावा कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, आगे इसको जरा सर्च करिएगा गूगल पे कि 18 दिन में कहीं पे फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुआ है। एक दिन एक मिनिस्टर बहुत अच्छा होता है, अगले दिन कहते हैं नहीं जी उसमें ये प्रॉब्लम था, और फिर वो जो प्रॉब्लम बता रहा था वो प्रॉब्लम वाला भी चला गया। कभी आपने ये देखा है कि इत्तलात की मिनिस्ट्री एक वजीर के पास है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले को इत्तलात की मिनिस्ट्री दे दी जाए? खुदा के बंदो, एक्सपर्टी होती है, आप एक्सपर्ट होते हैं हर मिनिस्ट्री के, उस मिनिस्ट्री को उसके हवाले किया जाता है। यहाँ इस तरह के तजर्बात किए जा रहे हैं। इंजीनियर की जगह डॉक्टर को लगाया जा रहा है। हमाद अजहर साहब को जिस दिन लगाया गया था वजीर खजाना, उसी दिन खबरें तो ये आई थी सामने कि शौकत तरीन साहब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा, लेकिन अब ज़ाहिर आज अचानक उनको वजीर लगा दिया गया और हमाद साहब को हटा दिया गया। जबकि उस दिन 29 मार्च की खबर यही थी कि हमाद अजहर वजीर खजाना होंगे और शौकत साहब मुशीर खजाना के तौर पर वजारत में काम करेंगे। उनका पैराशूट मजबूत था, पैराशूट के जरिए आया है ना, वो पैराशूट मजबूत था, उसने सही जगह पे लैंडिंग की। अब देखते हैं कि कितने दिन की लैंडिंग है ये, और उसका मुल्क को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है ये आप देख लेंगे, चंद दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद इसको निकालेंगे कि ये ठीक नहीं था, हमारा ये तजर्बा भी नाकाम हो गया, अब कोई और तजर्बा करते हैं, फिर किसी और को ले आएंगे, फिरदौस आशिक अवान को ले आएंगे, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। तो इस मुल्क के मतलब अगर ये इस 72-73 साल के बाद भी हमने जो ना 18 दिन के एक्सपीरियंस करने हैं, और उन लोगों ने, ये सादिक और अमीन थे ये सारे जो सच बोला करते थे, जिनको जो ना सुप्रीम कोर्ट ने जो ना वो डिग्रियां दी हुई हैं सदाकत की और अमानत की, वो ये हरकत कर रहे हैं। तो फिर बाकी तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है। और अभी अगर सिस्टम का मसला है, जिस तरह औरिया साहब ने भी कुछ देर पहले फरमाया था, तो अभी अगर इस सिस्टम को अगर ठीक करना हो, सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए एक ही टीम को कैसे चलाना ज़रूरी है, या फिर ये पैदर पे तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं? इस पर औरिया साहब का ये जवाब जानेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो और ये मकबूल साहब, ये सिस्टम अगर नहीं चल पा रहा तो फिर इसमें इसी तरह हम हर चंद महीनों बाद तब्दीलियां करते रहें, 8 माह बाद एक वजीर खजाना हटा दें, 2 साल बाद दूसरा हटा दें, या फिर एक ही वजीर खजाना को कंसिस्टेंसी के साथ टाइम दें, सिस्टम बदलने का मौका दें, सिस्टम में एडजस्ट करने का मौका दें? ये क्या ये स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं हो सकती? क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जिस मकाम पे आ चुकी हुई है 70-72 साल के बाद, उसमें ना ये एक पार्टी के बस की बात रह गई हुई है और ना ये किसी एक ऐसी वज़ीर ख़जाना के बस की बात रह गई। क्या कर लेगा वज़ीर ख़जाना? क्या आपके वो सारे के सारे डेट सब्सिडीज़ जो हैं वो किसी के साथ बैठ कर नेगोशिएट करके उसको माफ़ करवा लेगा? क्या आपके वो इतने अरसे से, आपको पता है कि आपका गुज़श्ता कम से कम 70 साल जो है, आप जब डेट लेते हैं तो EAD का सेक्रेटरी जो है वो जाकर नेगोशिएट कर देता है, और कभी आज तक डेट अप्रूवल जो है पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुई। होता क्या है, वो आपको बस आते जिस तरह बजट पेश होता है तो उसके अंदर डेट सब्सिडी की एक नंबर आ जाता है कि इतने पैसे जो है आपने देने हैं। पाकिस्तान जो है एक एमरजेंसी मांगता है बहुत बड़ी, और तमाम पार्टीज़ का जनरल कंसेंसस मानता है कि हमने क्या करना है, हमने किन इकोनॉमिक लाइन्स पे इसको चलाना है। देखिए ना, मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि 70 साल में आप बंदे गिन लें, अपने पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई जर्नैल लगा हो, बंदा जो है फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है या कहीं इधर उधर से लाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनहेरेंट फॉल्ट हमारे अंदर मौजूद है। बंदा IMF से जान छुड़ाता है तो शौकत अजीज आके छुड़ा जाता है, वो आके कान से पकड़ के बाहर निकाल देता है।
लेकिन मसला यह है कि उसके बाद फिर वही शौकत अजीज के बाद फिर वही सूरत हाल शुरू हो जाती है। उससे पहले वी जाफरी साहब बेनज़ीर के ज़माने में देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माने का लेके उठा रहे, आपका इतना 1 अरब से भी कम डेट था पूरे के पूरे मुल्क। हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि आपके बाद ज़ाल हक की अमेरिकी ऐश डॉलर खाने के बाद आपको एक आदत पड़ गई थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि आप ना टैक्स इकट्ठा ना करें, तब भी ना करें, ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है। अब वो डॉलर खत्म हो गए, फिर आपने कर्जे लेने शुरू किए। इस कर्जे लेने की आदत के अंदर एनालिसिस, किसी को गाली निकालने की जरूरत नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन जिस इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं वो मुल्क की इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में तो मुमकिन नहीं है। अब ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? ये कर्जा तो इस तरह पाकिस्तान पर बढ़ता चला जाएगा। बैठना पड़े, सबका मुल्क है, हर पार्टी का, सबको बैठना पड़ेगा, हर पार्टी का मुल्क है भाई। मेरा भी मुल्क है, मेरे भी बच्चे यहाँ रहते हैं, मंजूर साहब का मुल्क है, कमरान मुर्तज़ा, सबका मुल्क है। आप मुझे बताएं कमरान मुर्तज़ा की पार्टी अगर मौलाना फजल रहमान वज़ीर लग जाएंगे, मुझे बताइए कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएंगे? नाम बता दें आपका। पीपल पार्टी वाले अगर आ जाएंगे तब भी उनको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बंदा टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होगा जो क्राइसिस को निकाल सके, क्राइसिस से बाहर निकाल, क्योंकि क्राइसिस है भाई। अच्छा, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही, कभी एक को बदलते हैं, कभी दूसरे को बदलते हैं, तीसरे को बदलते हैं। इमरान खान साहब हुकूमत बैठने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि मसला बड़ा अहम है। राजा बशार साहब, अब ये यही मसला, यही तो मसला है, यही है जी। राजा बशार साहब, और ये सब कह रहे हैं कि मिलकर बैठना पड़ेगा, ये अपोजिशन जमातों को भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अब इस इकोनॉमी के मसले पर मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए आप तब्दीलियां तो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। इसका आगाज कब होगा आपकी तरफ से? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी और मकबूल जान साहब ने फरमाया, ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत है। एक लार्जर कंसेंसस हमें डेवलप करना पड़ेगा, और हमारी जो क़यादत है, अपोजिशन की हो, गवर्नमेंट की हो, जो भी हमारे कायदीन हैं, चाहे अपोजिशन से चाहे गवर्नमेंट से, उन्हें अपनी जाती अना से एक हॉल से बाहर आना पड़ेगा और एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। आपने चंद दिन पहले देखा होगा कि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हमें जो है अपोजिशन को इस मुल्की मामलात जो बात हैं जिन पे हमें इस वक्त जिनका सामना है, हमें अपोजिशन को एतमाद में लेकर चलना चाहिए। राजा बशार साहब, अपोजिशन ने तो आपको मिसाक़ मईशत की पेशकश की थी, मेरी गुजारिश तो सुन, मुझे बात मुकम्मल करने देना। और इस सिलसिले में आपने देखा कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो है उन्होंने पेशरफ्त भी की, बाकायदा कमेटी उन्होंने अनाउंस की, और कमेटी की मेंबरशिप तमाम जमातों ने उसको तस्लीम भी किया। लेकिन जब थोड़ा सा बाकी मामला पर टेंशन डेवलप हुई जमातों के दरमियान, तो स्पीकर साहब की उस कमेटी का बाइकआउट कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर इश्यूज जो हमारे पर्सनल में इश्यूज कहूंगा, अगर हमारे जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम एक लार्जर कंसेंसस डेवलप नहीं होने देंगे, मुल्क की मफाद की खातिर जो नेशनल इश्यूज हैं उन पर इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। और हम इस बदकिस्मती से इस वक्त दो चार हैं। आप जिस जमात को भी, हम किसी एक अपोजिशन की जमात की बात नहीं करता, जिस जमात की बात आप देखें करें, वो एक सेल्फ ओरिएंटेड इस वक्त जमात बन चुकी है। वो अपने मसाइल से बाहर नहीं निकल रहे। अगर वो अपने मसाइल से बाहर निकलेंगे तो अपने मफाद की खातिर निकलेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके सामने मिसालें भी मौजूद हैं। लेकिन अपोजिशन में सिर्फ एक ही जमात तो नहीं है ना, अब नून लीग को हटा के पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना साहब की भी जमात है, पीपल्स पार्टी जान लेते हैं। मैं समझता हूँ कि सबका ये फर्ज बनता है कि एक पेज पर इकट्ठे हों और मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए और दीगर जो मामलात इस वक्त तो जो तलब है उन पर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल और ये सब इस बात से इतफाक करता हूँ कि इसके लिए पेशरफ्त होनी चाहिए। और मैं को मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ, ये मेरी जाती राय है कि हमें एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और उसके लिए हमें पेशरफ्त करनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात इस सिलसिले में इक़दाम करेगी और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो चौधरी साहब, अब ये राजा बशार साहब तो कंसेंसस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, अपोजिशन को एतमाद में लेने की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर अपोजिशन पहले भी मिसाक़ मईशत की पेशकश इस हुकूमत को कर चुकी है, वो उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं हो सका। क्या अब दोबारा आप लोग एतमाद करने पर तैयार हैं, बैठना चाहते हैं हुकूमत के साथ, या अब बस मकसद आपका हुकूमत को घर ही भेजना है आखिरी?
देखिए, एक तो मैं राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि कोई इमरान खान साहब की फिगर ही ठीक करा दें। आज तीसरी बार मैंने आज फिर सुनी कि हमने 35,000 अरब रुपया कर्जा अदा कर दिया। 35,000 अरब आपने कहाँ से अदा कर दिया है? आप कहते थे कि 30,000 अरब टोटल कर्जा है। आज फिर कर्जा जो है वो 13,000 अरब और बढ़ गया। एक तो ये है। दूसरा, मैं औरिया साहब आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, लेटेस्ट माइकल रॉबर्ट्स ने लिखा है, IMF एंड डेट न्यू कंसेंसस। ये वॉशिंगटन कंसेंसस जो हुआ है नया, इसमें कर्जे रीनेगोशिएट करने के लिए एक सूरत हाल नई डेवलप हुई है। सारी दुनिया को उन्होंने कहा है कि आप रीनेगोशिएट करें। हमारे यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है तो कौन कर क्या रहा है। आप सिचुएशन डेवलप होती है। IMF ने एक बिल्कुल पहले एक और स्टांस था, कोविड के बाद और स्टांस आ गया। दूसरी मैं गुजारिश करूं, देखें ये चीजें ऐसे होती हैं। साहब, हो सकता है शौकत तरीन साहब को ये रीनेगोशिएट करने के लिए लाया गया हो वजारत खजाना में? नहीं, हो सकता है उन्होंने चूंकि IMF की डील को बहुत अटैक किया था। पिछले दिनों में सुन रहा था इनका इंटरव्यू शौकत तरीन साहब का, हो सकता है रीनेगोशिएट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो ये है कि ये पहले साल जब कोरोना नहीं आया था, ये कह रहे थे कि हम 8,000 अरब रुपया रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। वो नहीं हो पाया। अगर वो हो जाता, ना आपको IMF के पास जाने की जरूरत थी, ना आपको सऊदी अरब के पास जाने की जरूरत थी, ना आपको UAE के, ना चाइना के। वो आप कर नहीं पाए और रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा। हम जब आए थे तो 1,000 अरब रुपया रेवेन्यू था। हम जब गए हैं तो 2,000 छोड़ के गए। 100% इजाफा। हम जब आए थे तो 19 अरब डॉलर, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 19 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी। हम 26 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। हम जब आए थे तो बहुत सारी चीजें खराब थी, मईशत गिर गई थी। और चौधरी साहब, उसमें अब्दुल हफीज शेख साहब का और शौकत तरीन साहब का रोल था पॉजिटिव। बहरान आया था। नहीं, शौकत तरीन का या उसका नहीं, हुकूमत। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की पॉलिसी होती है। अच्छा, उस वक्त भी आलमी मुआशी बहरान आया था, 0.4 पे चली गई थी, 40 पे चली गई थी। हम 3.5 पे नून को देकर गए, उन्होंने 2% का इजाफा किया था। ये फूड इनसिक्योरिटी का मुल्क था। लाहौर में आटे की तकसीम से 2007 में 3 बंदे मारे गए थे। हम जब गए हैं तो आपके 2 सैलाबों के बावजूद आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, बल्कि एक्सपोर्ट की सूरत में चले गए। आप ना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ना लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आप जब सिर्फ सप्लाई साइड को सिर्फ सोचेंगे कि नहीं मॉइस्चर सिर्फ न्यू कॉर्न्स के जरिए सप्लाई साइड से चलनी, सप्लाई साइड से, तो वो फिर अल्टीमेटली लोगों के पास जब खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा तो आपकी सप्लाई साइड किधर चली जाएगी? डिमांड साइड जब नहीं होगी, डिमांड होगी नहीं तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली फिर कट होती चली जाती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इनका। मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम आते हैं तो हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करेंगे, पेंशन में इजाफा करेंगे, BISP जैसा प्रोग्राम ले आएंगे जिससे लोगों की आमदनी में इजाफा होता है और उससे कारखाने चल जाते हैं। जब कुव्वत खरीद होगी तो कुछ चलेगा ना। सही। अब आप कुव्वत खरीद 2.5 साल में क्या किया आपने? आप काटते चले जाते हैं, लोगों की जेबें काटते चले जाते हैं, महंगाई करते चले जाते हैं, तनख्वाहें कम करते चले जाते हैं, पेंशन काटते चले जाते हैं, लोगों के बिजनेस काटते चले जाते हैं। आपसे कुछ हो पा नहीं रहा और इसलिए मुझे नहीं लगता शौकत तरीन कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, डायरेक्शन ही नहीं है, ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई डायरेक्शन। ठीक है, अब कामरान साहब, जाहिर है ये हुकूमत फर्ज अगर आपकी इस तहरीक के नतीजे में बजाय तो जाती नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी ख्वाहिश के नतीजे में अगर चली जाती है और आप अपोजिशन जमातों में से किसी जमात की हुकूमत आ जाती है, तो फिर ये आप लोग मुआशी मसाइल कैसे हल करेंगे? मौलाना साहब के पास, मियां नवाज शरीफ साहब के पास है कहीं कोई ऐसी पॉलिसी PDM के पास? देखिए, ये जो पैराशूटर है ना, इनसे पॉलिसियाँ आपकी सीधी नहीं होती, बल्कि पब्लिक के जो नुमाइंदे होते हैं ना, मामला उनसे सीधे होते हैं। ये नहीं होता कि आपने शौकत तरीन साहब को बुलवा लिया, हफीज शेख को बुलवा लिया, VA जाफरी को बुलवा लिया, डॉक्टर महबूब हक को, जो ना, जब लोग पब्लिक के नुमाइंदे होंगे और उनको पब्लिक का दर्द होगा, उसको पता होगा कि मुझे कल पब्लिक के पास जाना है, तो फिर यकीनन जो है ना उनकी पॉलिसियाँ जो है अवाम दोस्त होंगी। इस मुल्क में जितने भी कर्जे आते हैं उसका अवाम को क्या फ़ायदा मिलता है? कभी ये हमने सोचा है? कभी उसका जनरल पब्लिक तक कोई बेनिफिट, ग्रासरूट लेवल तक कोई साहब की पॉलिसियाँ अवाम दोस्त थी, आपको लगता है? पता नहीं किस लिए लेते हैं। और जी, इसहाक डार साहब, क्योंकि नून लीग आपकी इत्तेहादी जमात है अभी PDM में, इसहाक डार की बहुत सी गलतियाँ होंगी, उसमें बहुत सी गलतियाँ
तो वो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, कहाँ उनको आवाम में जाना पड़ा? वो तो मुल्क से बाहर चले गए। इलेक्टेड नुमाइंदे भी कहाँ आवाम में जाते हैं, वो तो सीधा बाहर जाते हैं। मगर बहरहाल इस जी दुरुस्त है, वो उसको हम अपोज करते हैं। इसाक डार साहब को नहीं छोड़ना चाहिए था मुल्क। मैं ये भी कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। भले हालात कैसे भी हों, आपको अपने लोगों में रहना चाहिए। आपको अपने जो लोग आपको लाते हैं, जो आपको वोट करते हैं, जो आपके लिए कुर्बानी देते हैं, आपको अच्छे या बुरे वक्त में उन्हीं के साथ रहना चाहिए। मगर इसाक डार की और इसकी पॉलिसियों की, आज की पॉलिसियों का अगर मुआवजा करें तो इसाक डार के दौर में लोग इतने मजबूर नहीं थे, लोग इतने ख़राब नहीं हुए थे। पैमाना क्या आपके पास जो ना वो टेस्ट किया, टेस्ट ये है कि लोग कितने चीख रहे हैं या कितने जो है ना वो महंगाई के हाथों कितने परेशान हैं। अगर आज के दौर में ज़्यादा परेशान है तो फिर आज का टेस्ट जो है ना ये अप्लाई हो गया, और आज का फाइनेंस मिनिस्टर भी गलत हो गया, उनका कैप्टन भी गलत हो गया, बाकी टीम भी गलत हो गई। और अगर कल इससे कम चीख रहे थे तो आप उनको चलिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कामरान मुत्तवा साहब, राजा बशार साहब और ये मकबूल जान साहब, चौधरी मंजूर साहब। लेकिन हम देखते ही हैं कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है, और मुल्क की आवाम हर हुकूमत में महंगाई का रोना बिल्कुल ऐसी रो रही होती है जैसे इस हुकूमत में इस वक्त आवाम की हालत। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो असद उमर और NCOC इस वक्त स्कूल्स को रिलीफ देना चाहती है। वो क्या रिलीफ है और क्यों देना चाहते हैं, और वालिदैन का क्यों नहीं सोचा जा रहा है, जो कि पूरा साल भारी भारी फीसें देते रहें, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से तब्दील हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से इस वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों में भी तब्दीली आ रही है। सिंध हुकूमत ने 2 दिन पहले माह रमज़ान में कोरोना के हवाले से पाबंदियों का ऐलान किया था, और आज उन्हीं पाबंदियों में तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में दुकानें खोलने की टाइमिंग्स चेंज कर दी गई हैं, और अब कारोबार की इजाज़त सहरी से शाम 6 बजे तक होगी। सिंध में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर कारोबार को बंद रखा जाएगा, और इससे पहले जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहा था। सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकेगी। ऐसी तकरीबात जिनमें लोग ज़्यादा जमा होते हैं वो करना भी मना होगा, और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी, और आउटडोर डाइनिंग इफ्तार से रात 12 बजे तक हो सकेगा, जबकि होम डिलीवरी और टेक अवे सहरी तक की जा सकेगी। इन नई टाइमिंग्स 16 मई तक नाफिज रहेंगी, जिसके बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा प्राइवेट स्कूल्स के लिए इमदादी पैकेज और कर्ज रिलीफ पैकेज की समरी तैयार करने की हिदायत कर दी है। असद उमर ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो NCOC इजलास में 2 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़ पेश करेंगे, और कोरोना के बाइस बंद होने वाली निजी स्कूल्स की बहाली, आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी और रिलीफ पैकेज पर अमल भी कराया जाएगा। असद उमर ने कहा कि मुसलसल बंदिश से तालीमी नुकसान का एहसास है। ऑनलाइन सिलसिला खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे रहा। हफ्ते में 2 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। असद उमर स्कूलों को रिलीफ देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन वालिदैन की बात कौन करेगा जो पिछले पूरे साल स्कूलों को फीसें देते रहे, चाहे उनके बच्चे स्कूल गए या नहीं। स्कूल वाले भी फीसें लेते रहे, चाहे उन्होंने स्कूल खोले या नहीं। असद उमर प्लानिंग के वजीर हैं, लेकिन इतनी सादा सी बात नहीं समझ पा रहे कि रिलीफ स्कूलों को देना चाहिए या वालिदैन को, जिनकी जेबों से सारा साल भारी फीसें निकलती रही हैं। अब इस सूरत हाल पर स्कूल एसोसिएशन क्या सोचती है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमूद जाफरी साहब, ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। हमूद साहब, अब ये हुकूमत की जानिब से स्कूल्स को रिलीफ दिया जा रहा है, होना तो ये चाहिए था कि उन वालिदैन को रिलीफ दिया जाता जो गुज़िश्ता पूरा साल स्कूल्स को फीसें देते रहे। पहले तो आप ये बताइएगा, जो पिछला साल गुजरा है तो वालिदैन ने मुकम्मल फीसें स्कूल्स को अदा की हैं या कुछ रिलीफ मिला है वालिदैन को स्कूल्स की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमें ऑन बोर्ड लेने का। आप लोग तो मीडिया वाले जो हमारे साथी हैं वो तो ऑन बोर्ड ले भी लेते हैं, लेकिन ना तो वफाकी हुकूमत ना ही कोई सूबाई हुकूमत पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेती है, ना कि उनसे मशवरा लेती है। फीसों का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल सारा साल पैसे दिए हैं पेरेंट्स ने, और क्लासें कितनी हुई हैं ये आपको मालूम है कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं वो दिन जितने दिन क्लासें हुई हैं। ऑनलाइन क्लासों का जो हाल है वो खुद वजारत मान रही है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। सारा साल जो पैसे दिए हैं उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। अप्रैल 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक सिर्फ 20% डिस्काउंट मिला था, वो भी बेशुमार स्कूलों ने नहीं दिया। चाहे वो फेडरल इस्लामाबाद का मामला हो, चाहे वो चारों सूबाई हुकूमतें हों, किसी भी हुकूमत के रेगुलेटर ने इस पे अमल करवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सके हैं। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पेरेंट जिधर
अगर बहुत सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं तो वहीं पेरेंट्स भी मुतासिर हुए हैं, किसी की नौकरी गई है, किसी का कारोबार बंद हुआ है, उस वजह से कुछ ये फीस नहीं अगर दे सके तो उनके बच्चों के साथ वो कुछ हुआ है जो बयान करना बहुत इंतहाई काबिल शर्म है। अच्छा। कि पिछले 10 दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, हफ्ते बेजा की FIR कटी है कराची के अंदर, बच्ची को स्कूल की फीस ना देने के ऊपर चौकीदार के कमरे में बंद कर दिया गया। अच्छा। और महमूद साहब फिर ये बताएं कि फिर ये स्कूल्स को, इसका मतलब पिछले साल कोई नुकसान नहीं हुआ माली तौर पर, लेकिन फिर हुकूमत के सामने ये स्कूल एसोसिएशन और स्कूल मालकान इतने मजलूम क्यों बन रहे हैं कि हुकूमत भी सोच रही है इनको रिलीफ देने के लिए? महमूद साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। महमूद साहब मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? चलिए महमूद साहब को रिकनेक्ट करते हैं। और महमूद साहब बता रहे हैं कि ज़ाहिर है पिछले पूरे साल कोई रिलीफ नहीं मिला इसको ख़ास तौर पर, और वो पूरा साल भारी भारी फीसें देते रहे, लेकिन हुकूमत ने इन पेरेंट्स को रिलीफ देने के बजाय सोचा है तो स्कूल मालकान के लिए। तो महमूद साहब अब ये बताएं कि फिर इसका मतलब कि स्कूल्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फीसेस लेते रहे, फिर हुकूमत स्कूल्स को मजलूम समझकर उन लोगों को क्यों रिलीफ देने का सोच रही है, और वालिदैन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हुकूमत? इस पर फिर पेरेंट्स एसोसिएशन का क्या रद्द अमल है? महमूद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है कि वफाक में भी और चारों सूबों में भी एक बहुत बड़ा बजट है, 260 रुपए का बजट था सिंध गवर्नमेंट का तालीम का। वो बजट किधर जाता है किसी को नहीं मालूम। जो पब्लिक स्कूलों का हाल है वो हम सबको पता है, कहीं ताके बनी हुई है, कहीं घोड़े और गधे बंधे हुए, कहीं भैंसे बंधी हुई है, वो पैसे कहाँ जाते हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में एक फैसला आया, उसमें यह कहा गया कि पेरेंट्स को 20% पैसे अदा करने, 20% बोझ जो है वो पेरेंट्स उठाएंगे, 30% बोझ जो है वो स्कूल उठाएंगे, और 50% बोझ जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। इस पर बात क्यों नहीं होती? हमने जून में 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लिया, जो शॉर्ट ऑर्डर था, उसका कंप्लीट ऑर्डर सितंबर 2019 में आया। मैं जिन रेगुलेटर्स की बात कर रहा हूं वो आज तक उस पर अमल नहीं करा सके। उसमें सबसे बड़ा जो हुक्म था स्कूलों के लिए वो ये था कि पिछले 3 सालों में उन्होंने जितनी नाजायज फीसें वसूल की हैं वो सारी पेरेंट्स को वापस की जाए। एक स्कूल मुझे बता दे कोई जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पे अमल किया हो, और एक रेगुलेटर जिसने इस हुक्म की नाफरमानी के नतीजे में स्कूलों पर पाबंदी लगाई हो या कोई क्या हो, या पैसे दिलवाने में। रेगुलेटर आप कह रहे हैं कि स्कूलों को इमदादी, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमें नहीं बिठाया जाता, ये खुद ही आपस में बैठते हैं, खुद ही फैसले, खुद ही। ठीक है, चलें हम जरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पर क्या सदर तारिक शाह हमारे साथ मौजूद। तारिक शाह साहब, अब ये हुकूमत आपको रिलीफ देने की तो बात कर रही है, लेकिन आप लोग, आपके स्कूल्स फीसेस तो पूरी लेते रहे हैं। अभी हमूद जाफी साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि गुज़िश्ता पूरा साल पेरेंट्स ने फीसें दी हैं, तो स्कूल्स को कैसे फिर नुकसान हुआ जब आप लोग फीसेस भी लेते रहे और आप लोगों की कॉस्ट भी कम हो गई थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप लोग दे रहे थे, फिजिकली तो स्कूल बंद थे। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन बोर्ड लिया ताकि हमारा मौके भी यहाँ सामने आ जाए। देखिए, एक तो बात यह है कि रिलीफ की बात वहाँ की जा रही है जहाँ पर पेरेंट्स ने फीस पे नहीं की है। हमूद साहब पेरेंट्स को रिप्रेजेंट तो जरूर करते हैं, लेकिन ये कभी भी मेक श्योर नहीं करवा सकते कि तमाम पेरेंट्स जो हैं वो फीस पे करें। कितने स्कूल हैं यहाँ पूरे पाकिस्तान में जिनको फीस ही नहीं मिली है पेरेंट्स की तरफ से, जबकि 20% डिस्काउंट भी दिया गया, और ये वाहिद शोबा था जहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया गया। किसी भी शोबे में 20% को रिड्यूस किया, 1% भी रिड्यूस नहीं की गई प्राइसेस को। तो जब रिलीफ की बात की जाती है तो हम जरूर ये नहीं कहते कि तमाम स्कूल्स को रिलीफ मिले, हम कह रहे हैं रिलीफ उन स्कूल्स को मिले जो बंद होने की नौबत आ रही है, या जो स्कूल्स बंद हो चुके हैं पहली प्रायोरिटी उनको मिले, ताकि वो स्कूल सरवाइव कर सकें और इस कोविड के दौरान बच्चों को एजुकेशन भी दे सकें जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तारिक साहब, ऐसे कितने स्कूल हैं जो ये बंद होने के करीब आ गए हैं, जिनको फीसेस नहीं मिली, इस कोविड सिचुएशन से मुतासिर हुए हैं? कितनी तादाद होगी ऐसे स्कूल्स की? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1200-1300 स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। ये रफ एस्टिमेट है, लेकिन एक एग्जैक्ट फिगर तो जब इसके सेंसस हो रहा है अभी तो उसमें सामने आ ही जाएगा। और अगर ऐसे स्कूल्स की तादाद आप बता सकें जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फीसेस नहीं दी, तो जाहिर है उनके बच्चों के नाम काट दिए गए होंगे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया होगा, कार्रवाई तो स्कूल नहीं, से भी बिल्कुल। देखिए, नाम काटा ही नहीं गया है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से कि किसी भी बच्चों को आप कोविड के दौरान नहीं निकाल सकते, तो उस मुतालबा तो किया गया है फीस का, लेकिन वो फीस नहीं दी गई। ऑब्वियसली हम भी समझते हैं कि पेरेंट्स की कहीं जेन्युइन मसाइल भी थे कि। अच्छा रुकिएगा, तो हमूद साहब, ये जो अभी आप बच्ची वाला केस बता रहे थे, उसको आपसे भेजा में रखा गया चौकीदार के कमरे में, वो किस स्कूल का बता रहे थे? जरा तारिक शाह साहब के गोश गुजार कीजिएगा। जी, तारिक शाह साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, मैं स्कूल का नाम भी ले लेता हूँ, शहर पब्लिक स्कूल है,
और इन्होंने बैठ करके उस FIR के खिलाफ सबने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एहतजाज किया उसके खिलाफ। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, हमू साहब जरा रुकिएगा, तारिक साहब जरा अपने जवाब दे दें। जी तारिक साहब, देखिए वो जो एक गई थी वो दरअसल जी अच्छा तारिक साहब रुकिएगा जरा, हमू साहब कंप्लीट कर लें आप। जी हम बिल्कुल ये उन सैकड़ों टीचर्स के बारे में भी तो बताएं जिनको निकाला गया स्कूल से। सही, इसी दौरान टीचर्स को निकाल दिया गया क्योंकि उनको पता था कि टीचर्स की जरूरत नहीं है, बच्चे। ठीक है, चलो जवाब ले लेते हैं जरा तारिक शाह साहब से। रुकिएगा हमू साहब जरा। जी तारिक शाह साहब, शहर पब्लिक स्कूल और ये टीचर्स को जो निकाला, उन्होंने नाम लिया, मैं जरा उसमें अपडेट दूं क्योंकि मैं फुल्ली इन्वॉल्व था। जो FIR काटी गई थी वो सरासर गलत थी और पुलिस ने भी उसकी तायद की, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने भी तायद की और इवन असिस्टेंट कमिश्नर ने भी जब आके अपनी रिपोर्ट जमा करवाई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जिस कमरे की बात की जा रही है वो कमरा तो कोई चौकीदार का वहाँ है ही नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर। लेकिन बच्ची को ऑक्सीजन में रखा गया, स्टेटमेंट चेंज की कि वहाँ लैब थी, उस स्कूल के अंदर लैब भी मौजूद नहीं थी। उनके दूसरे कैंपस में लैब थी लेकिन इस वाले कैंपस में लैब भी नहीं थी और उस बच्ची ने पूरा स्कूल अटेंड किया। इवन जो स्टेटमेंट ली गई बुआ से, जो मेड्स होती हैं जो कैंटीन चलाती हैं, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि 2 रोल जो चिकन रोल होते हैं बच्ची ने कैंटीन से खरीदे। चलिए आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे, जो स्कूल्स का अब इस पर क्या आगे होता है, तो हुकूमत इनको रिलीफ देती है नहीं। बहुत शुक्रिया हमू जाफरी साहब, तारिक शाह साहब, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।